Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. This is JAB Fast Track to 50 series of Indian economy and Indian financial systems. Fast Track to 50 जिन लोगों ने ये पहली बार लेक्चर अटेंड कर रहे हैं जो लोग उनको मैं बता दूं कि ये सीरीज हम लेकर आए हैं सो दैट विद द हेल्प ऑफ 25 लेक्चर्स ऑफ आईई एंड आईएफएस आप 50 मार्क्स तक स्कोर कर पाओ अपने जैब एग्जाम में। तो हमारा टारगेट है कि हम वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उन्हें कवर करें जो कि आपको 50 मार्क्स तक स्कोर करने में मदद कर सकते हैं। आज का जो लेक्चर है दैट इज अबाउट मनी मार्केट एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग मॉड्यूल डी। तो मॉड्यूल डी के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड ऑल्सो मैं आपको बता दूं फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि डी मॉड्यूल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। ठीक है, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल ऑफ आई एंड आईएफएस। तो इस 18 एंड जो 18 टू 25 लेक्चर्स हैं ये एनी वे अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इन्हें आप जरा ध्यान से देखना। साथ ही अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो जैब के लिए विद द हेल्प ऑफ अ कोर्स तो लेट मी टेल यू edutap.in पर जाकर आप अलग अलग टाइप के कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो। ये आपकी एक बहुत स्ट्रक्चरल प्रेपरेशन में बहुत मदद कर सकते हैं। इसमें आपको सुपर क्रैश कोर्स मिल जाएगा जिसमें कि बहुत लिमिटेड टाइम में हम सब कुछ जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम उन्हें बहुत अच्छे से कवर करेंगे एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट टू प्रिपेयर फॉर जैब। बहुत ही कम दिन में लाइव क्लासेस के थ्रू सब कुछ कवर होगा। 6 डेज पर कंपोनेंट यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके अलावा टेस्ट सीरीज है, लाइव क्रैश कोर्स है जो कि कंपैरेटिवली थोड़ा सा लंबा है बट लाइव क्रैश कोर्स इज ऑल्सो देयर एंड मास्टर कोर्स इज ऑल्सो देयर। ठीक है, जिसमें रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे। डिटेल इनकी क्या क्या है इसके बारे में हम लेक्चर के बाद बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज मनी मार्केट? मनी मार्केट का मतलब होता है एक वो फाइनेंशियल सिस्टम, एक वो प्लेटफॉर्म, एक वो मार्केट, क्या एक्चुअल मार्केट नहीं, वर्चुअल मार्केट, जहां पर अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी मदद से हम लोन्स ले सकते हैं, क्रेडिट अवेलेबल करवा सकते हैं। और वो क्रेडिट जो है जनरली शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए ये क्रेडिट जो है उठाया जाता है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ मार्केट जो कि सेंट्रल बैंक के द्वारा बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती है ताकि मॉनेटरी पॉलिसीज़ को कंट्रोल किया जाए। यानी कि आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स की मदद लेता है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग को दर्शाते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग मतलब ओवरनाइट टू 1 ईयर की जो बोरोइंग होती है। इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन द मनी मार्केट एक्ट लाइक कैश एंड दे आर वेरी लिक्विड इन नेचर। ठीक है, बहुत लिक्विड, हाईली लिक्विड होते हैं ये इन नेचर। मेन फंक्शंस ऑफ द मनी मार्केट इज helps balance the demand and supply of short term money, allows borrowers and lenders to meet easily at a fair price, and lets the central bank control the flow and cost of money in the economy. तो इसमें ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं अलग अलग टाइप के हैं। इसमें से हम जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उनकी बात करेंगे और ब्रीफ में मैं आपको सारा ही समझा दूंगी सो दैट एटलीस्ट यू आर अवेयर कि कौन सी मार्केट क्या चीज़ दर्शाती है या कौन सी इंस्ट्रूमेंट किस चीज़ के बारे में है। सो फर्स्ट इज कॉल, नोटिस एंड टर्म मनी। राइट, कॉल, नोटिस एंड टर्म मनी ये शॉर्ट टर्म फंड्स हैं जो कि मोस्टली क्रिएट करे जाते हैं या ट्रेड किए जाते हैं बिटवीन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और ये बिना किसी कोलेटरल के डील किए जाते हैं। ठीक है, तो बैंक्स को ज़रूरत है, दे कैन आस्क फॉर कॉल मनी। एक दिन के लिए सिर्फ पैसे की ज़रूरत है ओवरनाइट, तो कॉल मनी की मदद ले सकते हैं। 1 से 14 दिन की ज़रूरत है तो नोटिस मनी ले सकते हैं, और अगर 14 दिन से 1 साल की ज़रूरत है पैसे की तो टर्म मनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट्स जो है वो डिपेंड करते हैं सप्लाई एंड डिमांड पर, और ये चेंज हो सकते हैं। इनके पार्टिसिपेंट्स कौन कौन हो सकते हैं? रिजर्व बैंक जो है वो प्रॉपर इस चीज़ को मैनेज करता है, कॉल, नोटिस एंड टर्म मनी को। बैंक्स एंड प्राइमरी डीलर्स एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज एंड म्यूचुअल फंड्स ये इसके पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं। जहां पर बैंक्स एंड पीडीज कैन बोरो एंड लेंड। ठीक है, बोरोइंग एंड लेंडिंग दोनों का काम कर सकते हैं, लेकिन जो एनबीएफसीज है, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है, वो सिर्फ लेंडिंग का काम कर सकते हैं इफ आरबीआई परमिट्स। यहाँ पर एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी, मैम बैंक्स तो ठीक है लेकिन पीडीज क्या होता है? देखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो लोग मार्केट मेकर्स का काम करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदते हैं प्राइमरी मार्केट में जाकर, और they have the authority या authorization from RBI to become the primary dealer। तो मार्केट मेकर होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का दाम कितना रहेगा वो सब ये डिसाइड करते हैं बाय पार्टिसिपेटिंग एग्जॉस्टिवली इन द प्राइमरी मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड अदर सिक्योरिटीज एज वेल। इनको प्राइमरी डीलर बोलते हैं। ठीक है, कि प्राइमरी मार्केट में सबसे ज्यादा इनका इम्पैक्ट है। तो प्रूडेंशियल लेंडिंग लिमिट्स की बात करूं, यानी कि रिस्क की बात करूं, तो लिमिट्स जो है हर इंस्टीट्यूशन के द्वारा सेट करी जाती हैं एज पर आरबीआई रूल्स, और
आरबीआई यहाँ पर मेन जो करता धरता है रहता है रिस्क मैनेजमेंट का। ट्रेड्स कैसे कंडक्ट करी जाती हैं? एनडीएस एंड आरटीजीएस के थ्रू ट्रेड्स कंडक्ट करी जाती हैं, ठीक है। तो बेसिकली ट्रेड्स जो हो रही हैं वो एनडीएस कॉल सिस्टम पे हो रही हैं, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है आरबीआई के द्वारा, और जो मनी ट्रांसफर है दैट इज बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ आरटीजीएस। तो ये दो चीजें इससे एसोसिएटेड यू कैन रिमेंबर। प्रूडेंशियल बोरोइंग लिमिट्स जो आरबीआई ने बताई हैं वो ये है कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं अगर कोई, इंक्लूडिंग एसएफबीज, तो वो कॉल एंड नोटिस मनी जो है 100% ऑफ देयर कैपिटल फंड्स तक मंगवा सकता है, एंड 125% ऑफ कैपिटल फंड्स किसी एक पर्टिकुलर दिन पर मंगवा सकता है। ये एवरेज है, ये डेली है, ठीक है। अगर किसी कमर्शियल बैंक को, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को एक दिन के लिए ओवरनाइट बोरोइंग करनी है तो दिस इज द लिमिट दे कैन गो फॉर। टर्म मनी के लिए इंटरनल बोर्ड जितना अप्रूव करता है, क्योंकि वो थोड़ा लंबे समय के लिए 14 मतलब मोर देन 14 एंड अप टू 1 ईयर, ठीक है। तो ये टर्म मनी के लिए इंटरनल बोर्ड अप्रूव करता है। पेमेंट्स बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक के लिए ये दोनों लिमिट सेम है, और यहाँ टर्म मनी की भी सेम है। कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए इट इज 2% ऑफ द एग्रीगेट डिपॉजिट्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर, और टर्म मनी के लिए इट इज द सेम, एंड प्राइमरी डीलर्स के लिए इट इज 225% ऑफ द नेट ओन फंड्स, और यहाँ पर भी इट इज 225% ऑफ द नेट ओन फंड्स एंड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है। तो ये अलग अलग क्राइटेरिया है जो कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए आरबीआई ने दिया हुआ है। देन व्हाट इज ट्रेजरी बिल? ट्रेजरी बिल अगेन देखो एक पेपर है, ठीक है। इस पेपर को बॉन्ड का नाम दे दो, ट्रेजरी बिल का नाम दे दो, और किसी इंस्ट्रूमेंट का नाम दे दो, इसके फीचर्स क्या है उसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि इसको बुलाया क्या जाएगा। तो एक ट्रेजरी बिल क्या है? इट इज बेसिकली अ पेपर जो कि दर्शाता है गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड सिक्योरिटीज, ठीक है, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू रेज मनी। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए कम समय के लिए, तो वो क्या करेंगे? वो बोलेंगे ये लो पेपर, ये 100 रुपए का पेपर है, आप ये 100 रुपए का पेपर खरीदो, है ना, इस पेपर को अपने पास रखो और मुझे 100 रुपीज दे दो। इस तरीके से गवर्नमेंट अपनी बोरोइंग नीड्स को केटर करती है। दे आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि यहाँ पर भी कोई इंटरेस्ट पे नहीं होता, इंस्टेड ये डिस्काउंट पर इशू होती हैं। यानी कि गवर्नमेंट ये 100 रुपए का पेपर आपको देगी और आपको बोलेगी काम करो, मुझे ना डिस्काउंट पे ले लो, आप ये 95 मुझे अभी पे करो और ये 100 रुपए का पेपर आप रख लो, ठीक है। तो जो गैप है दैट इज द रिटर्न दैट यू विल बी गेटिंग ऑन द ट्रेजरी बिल। कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है? इंडियन रेजिडेंट्स में बैंक, स्टेट गवर्नमेंट्स, फर्म्स, कंपनीज, रिटेल इन्वेस्टर्स, एंड ये एनआरआईज एंड एफपीआईज भी कर सकते हैं, और फॉरेन सेंट्रल बैंक्स भी कर सकते हैं, लेकिन वो लिमिटेड है 91 डे ट्रेजरी बिल्स तक। अलग अलग तरीके के होते हैं, 91 डे भी है, 182 भी है, और 364 डेज ट्रेजरी बिल्स भी हैं। तो ये अलग अलग टाइमलाइन के हिसाब से आपके पास 3 तरीके के ट्रेजरी बिल्स हैं। कहाँ पर कर सकते हो ये कैसे आप इसमें लेन देन कर सकते हो, कैसे ट्रांजेक्शन कर सकते हो? बेसिकली दीज आर बॉट एंड सोल्ड विद द हेल्प ऑफ ऑक्शंस, ठीक है। ऑक्शन लगते हैं, बिडिंग लगती है प्रॉपर, और ये इलेक्ट्रॉनिकली किया जाता है ई कुबेर पे, जो कि अगेन आरबीआई का प्लेटफॉर्म है। अगर डिजिटली फेल कर जाए तो फिजिकल बिड्स भी अलाउड है वाया पब्लिक डेट ऑफिस ऑफ आरबीआई, ठीक है। दो तरीके के मेथड्स यूज हो सकते हैं, यूनिफॉर्म प्राइस मेथड जिसमें कि जो बिडिंग सिलेक्ट करी है उसी प्राइस पर सबको मिले, एंड मल्टीपल प्राइस मेथड यानी कि अलग अलग बिडर्स के लिए आप अलग अलग प्राइस पर वो चीज दे रहे हो, ट्रेजरी बिल लॉन्च कर रहे हो। Then you have certificate of deposit. CDs are money market instruments used by the banks and certain financial institutions to raise short term funds. ठीक है। शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए अगेन ये एक सीओडी का ऑप्शन भी रहता है, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में होता है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। ये भी डिस्काउंटेड प्राइस पर इशू होता है और रीपेड एट पार होता है, यानी कि कम में इशू कर लिया, 92 रुपीज में इशू कर लिया, और 100 रुपए इसके बदले बाद में जब आप बेचने गए तो आपको मिल गए। कौन इशू कर सकता है? शेड्यूल्ड बैंक्स इशू कर सकते हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू कर सकते हैं। 7 to 1 ईयर, 7 days to 1 ईयर का इसका टेन्योर रहता है, एंड कॉमन टेन्योर इज 3 months, 6 months एंड 12 months। कौन इन्वेस्ट कर सकता है? सारे इंडिविजुअल्स, माइनर नहीं होना चाहिए। कंपनीज कर सकती हैं, ट्रस्ट फंड्स, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, एंड जनरली सब्सक्राइब कौन करता है? बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड ऑल दैट। यानी कि इनमें इन्वेस्ट कौन करता है? तो ये सब आ गए, है ना। इन्वेस्टमेंट रूल्स क्या है कि मिनिमम अमाउंट 5 लाख का होना चाहिए और मल्टीपल्स ऑफ 5 लाख में ही खरीदा जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने 62,000 या 6,27,500 के खरीद लिए, दैट इज नॉट द केस। 5 लाख के मल्टीपल्स में ही खरीदना पड़ेगा। नो लोन्स कैन बी गिवन अगेंस्ट सीडीज, ठीक है। सीडीज के अगेंस्ट लोन नहीं दे सकते, तो इनको कोलेट्रल की तरह यूज नहीं कर सकते। सीडीज कैन ओनली बी बॉट बैक, एक बार आपने सीडीज इशू कर दिए, आप उसको जाकर खरीद नहीं सकते वापस,
7 दिन तक, ठीक है? 7 दिन के बाद कर सकते हो, लेकिन 7 दिन तक बॉट बैक नहीं हो सकता। यानी कि मैंने इश्यू कर दिया कोई सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉज़िट 92 रुपीज़ का। मुझे आया कि नहीं यार, अब मैं वापस ले लेती हूँ 5वें ही दिन पे, तो मैं ये नहीं कर सकती। वंस आई हैव सोल्ड इट 100 रुपीज़ का और उसके बदले मैंने 92 ले लिया बिकॉज़ दे आर इश्यूड एट डिस्काउंट, तो मैं 7 दिन के अंदर-अंदर बाय बैक नहीं कर सकती। कमर्शियल पेपर अगेन एक शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। देखो, मनी मार्केट है तो इट इज़ इम्प्लाइड के शॉर्ट टर्म ही है। आरबीआई ने इसे इंट्रोड्यूस किया। ये एक तरीके का अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है। प्रोमिसरी नोट मतलब जहां पर एक इंसान प्रॉमिस करता है कि आई एम प्रॉमिसिंग टू पे यू 100 रुपीज इन 3 मंथ्स। दिस इज व्हाट, दिस इज अ प्रोमिसरी नोट। ठीक है, तो ये एक प्रोमिसरी नोट है जिसके अगेंस्ट कोई कोलेटरल नहीं है, बस ये पर्चा है। एंड इट इज यूज्ड बाय कंपनीज टू रेज फंड्स। ठीक है, कंपनीज इनका यूज करती है। एनबीएफसीज हो गई एंड अदर ए आई एफ आईज हो गए। कंडीशंस क्या है? आपके पास स्टैंडर्ड क्रेडिट होना चाहिए बैंक्स का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। आपकी नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर आरबीआई की कोई गाइडलाइंस है तो वो फुलफिल होनी चाहिए। कौन इन्वेस्ट कर सकता है? सारे रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स, एनआरआईज, एफआईआईज। और ये बेसिकली जो लिस्ट है जो मैं फटाफट से पढ़ रही हूँ वो इसलिए पढ़ रही हूँ बिकॉज दिस इज समथिंग जो कि आपको याद करनी पड़ेगी। दिस इज समथिंग यू विल हैव टू मेमोराइज, राइट? सो कमर्शियल पेपर्स या जो भी ट्रेजरी बिल्स हमने करे हैं, मीनिंग मेरा मोटिव था क्योंकि इसमें हम अपने ऑलमोस्ट सारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कवर करने हैं हमने इस लेक्चर में। तो मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको थोड़ा सा मीनिंग ब्रीफ कर दूं क्योंकि इसमें डीपली समझाने लायक कुछ नहीं है। बट मॉड्यूल डी के साथ यही है कि फैक्चुअल डेटा यू नीड टू मेमोराइज। तो जो भी इन स्लाइड्स में दिया हुआ है दिस यू नीड टू मेमोराइज, तभी आप डी मॉड्यूल का क्वेश्चन जो है बढ़िया तरीके से केटर कर पाओगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग रिक्वायरमेंट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में कि क्रेडिट रेटिंग रिक्वायरमेंट क्या है कमर्शियल पेपर्स इशू करने की। अब क्रेडिट रेटिंग पता है क्या होता है? मैं अगर एक कंपनी हूँ और मैं कमर्शियल पेपर के थ्रू पैसा उठाना चाह रही हूँ, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक अनरिलायबल कंपनी हूँ तो कोई मेरा ये पेपर क्यों ही खरीदेगा? इसके बदले मुझे कोई कैश क्यों ही देगा? है ना? क्योंकि उनको तो ये लगेगा कि यार अभी बोल रही है, इनका क्या पता रिलायबिलिटी ना हो कंपनी की, है ना? वाई शुड वी गिव देम क्रेडिट फॉर सो मच ऑफ टाइम? तो इसके लिए एज अ कंपनी, इफ आई एम अ कंपनी इशूइंग सीआर या सीपी या बॉन्ड्स या डूइंग वट एवर, है ना, वट एवर बिजनेस इफ आई एम डूइंग, अगर मैं एक रेटिंग ले लूं एक थर्ड एजेंसी, थर्ड पार्टी एजेंसी से, जो कि क्रेडिट को इवैल्यूएट करती है, जो कि क्रेडिट वर्दीनेस को इवैल्यूएट करती है। क्या मतलब है इसका? मैंने एक थर्ड पार्टी कंपनी के पास, एक एजेंसी के पास में गई और मैंने कहा भाई ये काम करो, मेरे सारा फाइनेंशियल डेटा अच्छे से देखो, चेक करो और बताओ कि क्या मैं एक अच्छा क्रेडिट वर्दी इंसान हूं कि नहीं, या मैं एक अच्छी क्रेडिट वर्दी कंपनी हूं कि नहीं। उन्होंने बोला, चेक किया, फाइनेंशियल्स अपने एक्सपर्ट्स लेकर आए, ऑडिट हुए, मेरे सारे स्टेटमेंट सब कुछ हुआ एंड दे सेड हाँ मैम, आप बहुत अच्छी कंपनी है आपकी, आपको हमने ट्रिपल ए रेटिंग दे दी। ठीक है, अभी जिस कंपनी के पास में गई हूँ दिस इज कॉल्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। जो रेटिंग इन्होंने मुझे दी है ट्रिपल ए, दिस सिग्निफाइज के मेरे इंस्ट्रूमेंट, जो मैं डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर रही हूँ, एंड मनी मार्केट में सारे इंस्ट्रूमेंट्स डेट इंस्ट्रूमेंट ही हैं, तो जो मैं डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर रही हूँ, कल को उससे रिलेटेड पैसा मैं वापस करूंगी भी या नहीं, है ना? सो क्रेडिट वर्दीनेस इट डिस्क्राइब्स। तो इसकी रेटिंग की रिक्वायरमेंट है कि क्रेडिट वर्दीनेस अगर तो सीआरए से, पहले तो सेबी रजिस्टर्ड सीआरए से रेटिंग लेनी है। वो रेटिंग मिनिमम ए3 होनी चाहिए। ए3 से नीचे अगर रेटिंग है तो नहीं, इसकी आप नहीं इशू कर सकते कमर्शियल पेपर्स। अगर आप 1,000 करोड़ से ज़्यादा एक साल में कमर्शियल पेपर्स इशू कर रहे हो, क्योंकि कोई कोलेटरल हम वैसे भी नहीं ले रहे, तो उस केस में आपको दो एजेंसी से रेटिंग करवानी पड़ेगी। और जो मिनिमम वाली रेटिंग है, मान लो एक ने ए3 दे दी, एक ने बी दे दी, तो आपको बी वाली कंसिडर करनी पड़ेगी। आप ये नहीं बोल सकते कि एक ने तो ए3 दिया ना, हम इशू कर लेते हैं, नहीं। अगर एक ने ए1 दे दी और एक ने ए3 दे दी, देन यू कैन कंसिडर ए3 एंड यू विल बी एलिजिबल टू इशू कमर्शियल पेपर्स। आई होप आपको ये चीज समझ में आई बिकॉज ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। देन देयर इज मेच्योरिटी पीरियड, 7 डेज का, मैक्सिमम 1 साल का फ्रॉम द इशू डेट, एंड मेच्योरिटी मस्ट नॉट एक्सीड द वैलिडिटी ऑफ इशूअर्स क्रेडिट रेटिंग। तो अगर मेरा 1 साल के लिए मैंने क्रेडिट रेटिंग कराई है तो मैं 9 महीने, 10 महीने या जितना भी टाइम लाइन है उसके कमर्शियल पेपर्स इशू कर सकती हूँ। अगर मैंने क्रेडिट रेटिंग ही कराई है 6 महीने की और कमर्शियल पेपर्स की जो ड्यूरेबिलिटी है या लेंथ है वो जा रही है 10 महीने तक, तो वो फिर वैलिड नहीं रहेगी। ठीक है, फिर आते हैं रेपो, दैट इज रीपर्चेज एग्रीमेंट। मुझे पैसा चाहिए, ठीक है, कोई मुझे पैसा क्यों देगा? मैं अगर बैंक हूँ, मुझे कोई पैसा क्यों देगा?
तब देगा अगर मैं कोलेटरल रखूंगी। ठीक है, मैं आरबीआई के पास गई, मैंने आरबीआई को कहा कि आरबीआई प्लीज एक काम करो, ये कोलेटरल रख लो, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख लो कोलेटरल में, लेकिन मुझे अभी 100 रुपए दे दो। आरबीआई ने कहा ठीक है, ये लो 100 रुपए, लेकिन जब तक ये 100 रुपए वापस मुझे नहीं दे देते ये मेरे पास पड़ा है। यही होता है ना कोलेटरल का मतलब। तो बैंक ने कहा ठीक है, लेकिन मैं वापस आऊंगा। तो बैंक कुछ टाइम बाद वापस गया आरबीआई के पास और उसने 100 रुपए आरबीआई को दिए, एंड इट रीपरचेज्ड इट्स सिक्योरिटीज। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड रेपो। शॉर्ट टर्म लोन लिया अगेंस्ट अ सिक्योरिटी ओनली टू रीपरचेज इट एट अ फिक्स प्राइस इन फ्यूचर। सो दिस इज कॉल्ड रेपो रेट। ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट चार्ज जो किया जाता है, दिस इज कॉल्ड रेपो रेट। इसमें बेसिकली सिक्योरिटीज का इस्तेमाल होता है एज कोलेटरल। ये सीआरआर और एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो इन्हें मेंटेन करने में और बैंक को इन्हें मैनेज करने में मदद करती हैं। रेपोज जो है सीआरआर एंड एसएलआर की रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करने में मदद करती हैं। रिवर्स रेपोज का उल्टा होता है। ठीक है, जब लेंडर जो है इट सेल्स बैक्स द सिक्योरिटी टू द बोरोवर, बिकॉज अब लेंडर को पैसा चाहिए। सिक्योरिटीज यूज्ड यहाँ पर जो कोलेटरल सिक्योरिटीज हैं क्या क्या, गवर्नमेंट बॉन्ड्स यूज किए जा सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीपीज, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेडेड फंड्स एंड अ लॉट मोर। ट्राई पार्टी रेपो क्या होता है? ट्राई पार्टी रेपो अगस्त 2017 में लॉन्च किया गया और इसका मतलब ये है कि एक तो है बोरोवर बैंक, एक है लेंडिंग बैंक, बीच में एक एजेंट हमने बिठा दिया। ये एजेंट बताएगा कि भाई कौन सी सिक्योरिटी तुम कोलेटरल में दो, कितने टाइम के लिए दो, क्या इंटरेस्ट रेट डिसाइड होगा, कहाँ पर ये सिक्योरिटी स्टोर करके रखनी है, जो भी मतलब कोलेटरल सिलेक्शन, पेमेंट एंड सेटलमेंट, कस्टडी ऑफ सिक्योरिटीज, ये सारा काम ये एजेंट मैनेज करता है। तो अब कौन, तीन पार्टीज हो गई ना, 1 2 एंड 3, इसलिए दिस इज कॉल्ड ट्राई पार्टी रेपो। जनरली जो एजेंट्स हैं वो बन सकते हैं सीसीआईएल एंड एनएससी, यानी कि जो आपके रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस हैं या आपका जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये आरबीआई अप्रूव्ड एंटिटीज हैं जो कि ट्राई पार्टी एजेंट का काम कर सकते हैं। शेड्यूल्ड बैंक्स, क्लियरिंग हाउसेस, स्टॉक एक्सचेंजेस, ठीक है, दे कैन ऑपरेट एज आरबीआई ट्राई पार्टी एजेंट। एडवांटेजेस क्या है इसमें? रिस्क की थोड़ी सी संभावना कम हो जाती है, डेप्थ एंड लिक्विडिटी प्रोवाइड होती है, एंड यूजफुल फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए भी ये बहुत यूजफुल है। देन यू हैव बीआरडीएस, ठीक है, बिल्स रीडिस्काउंटिंग स्कीम। इसमें जो ट्रेड बिल्स होते हैं जो कि ऑलरेडी बैंक्स ने डिस्काउंट करवा दिए हैं, उनकी रीडिस्काउंटिंग होती है। ठीक है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक ट्रेड बिल है, मान लो 100 रुपए का। ठीक है, मैं लेकर गई बैंक के पास, मैंने कहा बैंक इसे रीडिस्काउंट कर दो, यानी कि मुझे इसके बदले पैसे दे दो। बैंक ने कहा ठीक है, ये लो, ये ट्रेड बिल मुझे दे दो। लेकिन अब बैंक को भी तो लिक्विडिटी मेंटेन करनी है ना, तो बैंक कैन रीडिस्काउंट दिस, इस बिल को और फर्दर बेच के इसके अगेंस्ट 100 रुपए मेंटेन कर सकता है। दिस इज डन टू मेंटेन द लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, दिस इज डन बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड डीयूपीएन, डेरिवेटिव यूजेंस प्रोमिसरी नोट नाम का इंस्ट्रूमेंट है। इसे याद रख लो कि दिस इज रिलेटेड टू बीआरडीएस। कंडीशंस क्या है? जेन्युइन ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, कोई प्लेज्ड सिक्योरिटी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वैलिडिटी जो है 90 दिन से ज्यादा की नहीं होगी, और बैंक्स मस्ट मेंटेन रजिस्टर फॉर ईच नोट। ठीक है जी। तो बैंक सेल द डिस्काउंटिंग बिल्स टू अनदर एंटिटी फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। फर्दर जो मैंने आपको बताया कि वो ट्रेड बिल्स को फर्दर बेच देते हैं ताकि उनके फंड्स मेंटेन हो सके, लिक्विडिटी मेंटेन हो सके। द डिस्काउंटेड अमाउंट इज रीपेड बाय द बोरोवर एट द मेच्योरिटी। जब मेच्योरिटी हो जाती है, अमाउंट पे हो जाता है, तो सभी पार्टीज को पेमेंट यहाँ से मिल जाती है। मिनिमम 15 दिन है इसकी ड्यूरेशन, मैक्सिमम 90 डेज है। तो इसके साथ ही हमने ऑलमोस्ट सारे, अच्छा एक ये टॉपिक रह गया, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। 2020 में ये लॉन्च हुआ, और ये बहुत सिंपल सादी सी चीज़ है कि रेपो ऑपरेशंस ही हैं लेकिन लंबे समय के लिए। जनरली रेपोज आर टिल 1 ईयर, बट दिस इज फॉर 1 to 3 years। ठीक है, तो सेम रीपरचेज ऑफ कोलेटरल वाली चीज़ है जो रेपो में हमने पढ़ा, सेम यही है लॉन्ग टर्म रेपो, बस ये थोड़ी लंबी ड्यूरेशन के लिए है। और ये ई कुबेर प्लेटफॉर्म पे किया जाता है फिक्स्ड रेपो रेट के साथ, जहाँ पर मिनिमम बिडिंग इज 1 करोड़। दिस एनकरेजेस लॉन्ग टर्म लेंडिंग। रेपो ऑपरेशंस लॉन्ग टर्म के लिए हो सके उसके लिए ये इंट्रोड्यूस किया है। जनरली एमएसएमईज एंड एनबीएफसीज को ये बहुत मदद करता है, या इससे बहुत मदद मिलती है उन्हें। तो फटाफट से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट? इसमें इट प्रोवाइड्स
इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म फॉर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स, बिल्कुल सही बात है। शॉर्ट टर्म फंड्स की डिमांड एंड सप्लाई को मेंटेन करना और इक्विलिब्रियम फाइंड करने का काम ये करता है, यस। It enables borrowers and lenders of short-term funds to fulfill their borrowing and investing requirements, बिल्कुल सही। It provides an avenue for central bank intervention, मतलब सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई अपनी मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है इसकी मदद से। क्वांटम एंड कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, देखो भारी भारी शब्द जरूर लिखे हैं लेकिन मीनिंग समझोगे तो बड़ी सिंपल बात है कि भाई आरबीआई को ये एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि आरबीआई इंटरवीन कर सके, यानी कि चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर सके, किसको, क्वांटिटी एंड कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी को, यानी कि मनी सप्लाई को। तो ये काम करता ही है, इसमें क्या टेंशन की बात है ना। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं और डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। द मैक्सिमम पीरियड फॉर नोटिस मनी, अब कॉल मनी का कितना है, द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट दैट वी स्टडीड, कॉल मनी इज फॉर 1 डे, नोटिस मनी इज मैक्सिमम पीरियड है उसका 14 दिन, तो 2 से लेके 14 दिन तक नोटिस मनी, एंड टर्म मनी इज 14 दिन से ज्यादा, ठीक है, 15 एंड अप टिल 1 ईयर। तो ये 3 बाइफर्केशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका आंसर सी। नाउ लेट्स सी द कोर्सेज दैट वी वर जस्ट स्पीकिंग अबाउट। तो यहाँ पर सुपर क्रैश कोर्स एज यू कैन सी, तो इसमें हम हर एक कंपोनेंट को 6 क्लासेस में कवर करेंगे। 2.5 आवर्स की इसमें क्लास रहेगी, लाइव क्लासेस, और ऐसे हर एक कंपोनेंट के लिए होगा, राइट। सो कॉन्सेप्ट नोट्स दिए जाएंगे रिवीजन के लिए, सॉल्व पीवाईक्यूज होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे। तो रिवीजन, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और प्रैक्टिस सभी का ध्यान दिया गया है। एंड ब्रोशर डाउनलोड करके आप इसके शेड्यूल एंड डिटेल्स जान सकते हो। दिस इज द कोड दैट यू हैव टू यूज टू अवेल द डिस्काउंट ऑफर। इसके साथ ही अगर आपको चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो आप टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो। यहाँ पर आपको ये सारा कुछ प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा, और आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर पिछले किसी अटेम्प्ट में आपने यू गेव द अटेम्प्ट एंड आपको लगता है कि आपको नॉलेज है, यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस, तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। देन वी हैव लाइव क्रैश कोर्स, जिसमें विद द हेल्प ऑफ 60 लाइव क्लासेस, ओवरऑल 60 लाइव क्लासेस मॉर्निंग एंड इवनिंग, हम सब कुछ कवर करेंगे। दिस ऑल्सो इज वेरी हेल्पफुल बिकॉज इसमें बहुत कुछ डिटेल में, कंपेरेटिवली डिटेल में हम कवर कर रहे हैं। तो लाइव क्लासेस यहाँ पर रहेंगी, कॉन्सेप्ट नोट्स दिए जाएंगे, एंड 15 डेज यहाँ पर एक कंपोनेंट को हम कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। 2 आवर्स की क्लासेस रहेंगी। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। एंड मास्टर कोर्स इज जहाँ पर आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी, 15 से 20 मिनट की रिकॉर्डेड सेशंस, वो आप अपनी कन्वीनियंस पे कभी भी देख सकते हो। उसके अलावा ये सब कुछ अवेलेबल रहेगा। यही चीज़ इंडिविजुअल कोर्सेज के लिए भी अवेलेबल है, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के लिए भी अवेलेबल है। तो IEIFS का मास्टर कोर्स भी है, PPP का भी है, एंड इसी तरीके से AFM एंड RBWM का भी है। तो आप इन्हें एक बार चेकआउट जरूर करिए, ब्रोशर्स देखिए, डिटेल्स देखिए, यू विल गेट टू नो कि कौन सा कोर्स आपके लिए सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। एंड देन यू कैन क्लिक ऑन बाय नाउ, अपनी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो और ये कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हो, एंड यू कैन परचेज द कोर्स। नाउ इफ यू हैव एनी मोर क्वेरीज रिलेटेड टू दिस, you can reach out to us on the given information. That is all for today's session, guys. Thank you so much. Have a great day.